हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल थ्योरी और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। एज formal organization grow in size, parallel existence of informal relationship along with formal relationship become unavoidable. Informal organization have always existed with formal organization. They arise because of inevitable social and personal need of individual which cannot be satisfied by the principle of formal organization. के लोगों के कुछ जो भी अनौपचारिक संगठन के लोग होते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का एक ढांचा होता है जिसमें उनको सोशल और पर्सनल कुछ नीड्स होती है। जैसे वो लोग आपस में बात करते हैं, जैसे उनका तरीका होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर कोई दोस्त जैसे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या फिर कलीग्स के साथ अगर हम कुछ शेयर कर रहे हैं, हम अपने कुछ काम से रिलेटेड या किसी भी सोशल इश्यूज से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप माना जाता है। Then they present non-planned, unofficial and social interaction amongst people working in formal structure. वो लोग क्या करते हैं कि उनका कुछ प्लानिंग नहीं होता है कि हम ऐसा ग्रुप बनाए, अनप्लान्ड होता है, अनऑफिशियल होता है और सोशल इंटरेक्शन होता है। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ दे अराइज आउट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जिन जिनका एक जैसा समान रुचि है विचारों के प्रति, तो उन सभी का एक ही ग्रुप बनता है। अब इसके बाद इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं कि अनप्लान्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर है सोशल नीड्स है कि अनप्लान्ड या अनियोजित पूरा ढांचा है। सोशल नीड का मतलब है कि कुछ ऐसी नीड्स होती है जिनको सामाजिक आवश्यकताएं बोल सकते हैं। फिर है आपका नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। इस ग्रुप में इनफॉर्मल में कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर है इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं। इसमें हर कोई अपनी मर्जी से लीडर अपॉइंट करवा सकता है। इसमें ऐसा कोई फॉर्मेलिटी या फिर कोई भी फॉर्मल ग्रुप जैसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट ही अपॉइंट करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बात को, अपने मैसेज को किसी फॉर्मल तरीके से ही पेश करें। हम अपनी बात को किसी भी इनफॉर्मल तरीके से भी भेज सकते हैं। फिर है नो रूल्स एंड रेगुलेशन। ग्रुप में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, आपस में जिस तरह से उनको बात करनी है वो कर सकते हैं। देन है नो फिक्स टेन्योर, कि इसमें कोई भी ऐसी कोई समयावधि नहीं है फिक्स। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे पहला दे रखा है प्रमोट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ का प्रोत्साहन मिलता है। फॉर रिलीफ टू टॉप मैनेजर्स, थोड़ा सा उनको सहयोग भी मिलता है, उनको रिलीफ भी मिलता है। देन उसके बाद सप्लीमेंट टू मैनेजर्स कैपेसिटी, के मैनेजर की कैपेसिटी का एक पूरक हो सकता है। फिर है सोशल सेटिस्फेक्शन एंड सिक्योरिटी, कि जिस बंदे को हमको फील होता है कि भाई हाँ, ये हमारा हम जो भी थॉट शेयर कर रहे हैं वो सिक्योर है, उससे अलावा नहीं जा सकता है, तो वो भी पॉसिबल है इसमें। फिर है कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। एक अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़रूरी नहीं है, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ज़रूरी नहीं है कि कंपनी में हर कोई बंदा, हर कोई एम्प्लॉय पढ़ा लिखा हो, तो उसकी जगह पर अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो यानी फॉर्मल में अगर जैसे उसके पास मेल आता है तो वो रीड नहीं कर पाएगा, बल्कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने किसी कलीग से पूछकर, अपना कलीग कोई भी उसको बात समझाकर कन्वे करवा सकता है। देन बेटर रिलेशनशिप होती है लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल, इन सभी के बीच में बेटर रिलेशनशिप क्रिएट होती है। देन प्रमोट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, हर कोई अपना सुझाव सजेशन दे सकता है जिससे क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिलता है। फिर है सेल्फ कंट्रोल होता है इससे। फिर है रेस्ट्रेन ऑन डिस्ट्रैक्शन डिस्क्रिएशन। फिर है सोशल सेटिस्फेक्शन एंड क्विक फीडबैक मिलता है। इनफॉर्मल में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ें लिख कर ही दो। अगर आपने वर्बली कुछ भी ट्रांसफ़र किया है किसी
रिसीवर को, तो क्विक रिस्पॉन्स मिल सकता है, फीडबैक मिल सकता है। ये थे हमारे मेरिट्स। अब देख लेते हैं डीमेरिट्स दे रखे हैं, लिमिटेशंस। सबसे पहला कंफर्मिटी, फिर है एटीट्यूड ऑफ लीडर्स, लीडर्स का एटीट्यूड अपना, लीडर्स को चुनते कौन है, कंपनी के एम्प्लॉयज़, और उन्हीं लोगों का लीडर बनने के बाद अपने एम्प्लॉय के प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फिर है रोल कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसे ही अपने लीडर को चुन लेते हैं, किसी भी एक को अधिकारी बना लेते हैं, तो बाकी लोगों में विरोध उत्पन्न हो सकता है इससे। फिर है रूमर अफवाहें फैलने का डर रहता है इसमें हमेशा। फिर है रेसिस्टेंस टू चेंज, फिर है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में भी विरोध उत्पन्न हो सकता है, हमारे जो उद्देश्य जो लक्ष्य उनमें भी विरोध उत्पन्न हो सकता है। आइए हम इसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल मैंने लास्ट वीडियो में बताया है और इनफॉर्मल मैंने अभी बताया है, तो अभी हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल में। सबसे पहला बेस है हमारा मीनिंग, an organization type in which the job of each member is clearly defined, those authority, responsibility and accountability are fixed in formal organization में। उनकी उत्तरदायित्व, उनकी जवाबदेहिता, उनकी सत्ता, सब कुछ फॉर्मल में फिक्स होता है। इनफॉर्मल में हम एक दूसरे लोगों के साथ जब भी हमारा इंटरेक्शन का मन हुआ, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। Then creation deliberately by top level and by informal है by members। ये कौन बनाता है फॉर्मल ग्रुप, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड इनफॉर्मल ग्रुप कौन बनाता है, मेंबर्स। देन थर्ड है आपका टू फुलफिल द क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी के जितने भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको पूरा करना है। और इनफॉर्मल का पर्पस क्या है, टू सेटिस्फाइड योर सोशल एंड पर्सनल नीड्स, कि आपकी सोशल और पर्सनल नीड्स कौन कौन सी है उन सभी को पूरा करना है। फिर नेचर कैसा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेबल, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नॉट स्टेबल। फिर है कम्युनिकेशन कैसा है, फॉर्मल में ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल में ग्रेपवाइन हमने पढ़ा है। ग्रेपवाइन में क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ कैसे भी बिहेव कर सकते हो। आप एक मैसेज को कन्वे करके 4 लोगों को आगे बताया, 4 लोगों ने फिर आगे 5 लोगों को बताया, फिर जाकर उन्होंने आगे 5 लोगों को बताया, तो वो ग्रेपवाइन होता है। फिर है साइज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज साइज होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉल होता है। कंट्रोल, फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और इनफॉर्मल में नॉर्म्स, वैल्यूड और बिलीव्स होता है। अब हम देख लेते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि संगठन का प्रत्येक भाग संपूर्ण उपक्रम के उद्देश्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि संगठन में जितने भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में और सब डिपार्टमेंट है, उन सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, उन्हीं के साथ उनको काम करना है और उन्हीं के अनुसार। सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि संगठन की आधिकारिक कार्य कौशलता प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण से एक कर्मचारी को वही कार्य सौंपना चाहिए जिसमें वो कुशल है। स्पेशलाइजेशन का यानी विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जिस एम्प्लॉय को जो काम आता है, जिस काम में वो कुशल है, जिसमें वो एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, वो ही काम उसको करना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारियों में समन्वय स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। बिना अगर कोऑर्डिनेशन के डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक के लिए काम नहीं कर सकता। फिर फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण के विस्तार का यानी का सिद्धांत। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसका एक प्रबंधक द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रण किया जा सके। पर ग्रेकोनास के अनुसार कि कोई भी अधिकारी डायरेक्टली 5 से ज़्यादा से ज़्यादा 6 अपने अंडर लोगों को इंस्पेक्शन कर सकता है, उससे ज़्यादा लोगों का इंस्पेक्शन, उन पर कंट्रोल रखना पॉसिबल नहीं है। तो उच्च अधिकारी सहायक कर्मचारियों की आदर्श संख्या जो है वो डिसाइड की हुई है 4, कि एक अधिकारी के अंडर में 4 ही लोगों का वो इंस्पेक्शन करेगा, ठीक
ठीक है। तो नेक्स्ट फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी प्रत्येक संगठन में प्रत्येक स्थिति स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए कि संगठन में किस व्यक्ति को क्या काम करना है, उसके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के से कैसे बिहेव करेगा, कैसा उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, आदेश का सोपानिक सिद्धांत, यानी अच्छे संगठन में ऊपर से नीचे तक, यानी टॉप से लोअर लेवल तक औपचारिक अधिकार रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। संगठन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस की अधीनता में काम करेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एक रूपता। एक सिद्धांत के अनुसार कि एक व्यक्ति एक समय पर दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय को किसी एक अधिकारी ने पहले कोई काम दे दिया है तो वो एक ही काम कर पाएगा। अगर उसी वक्त दूसरे और तीसरे अधिकारी ने भी उसी एम्प्लॉय को काम दिया है तो वो किसी भी एक अधिकारी का काम ही संपूर्ण कर पाएगा। तो जब एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलता है तो व्यक्ति किसी भी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को उचित रूप से पूरा नहीं कर सकता, यानी कि इसका मतलब तो यही है कि उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। तो हमको क्या करना है कि यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एक रूपता होनी चाहिए। नो मैन कैन सर्व टू बॉसेस एट द सेम टाइम। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व साथ साथ होने चाहिए। अगर केवल दायित्व निर्धारित कर दिए जाए तो वो भी कभी भी उससे कार्य पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि दायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार भी दिए जाने जरूरी है। फिर दे रखा है आपका प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतिम दायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अधीनस्थों के कार्यों के लिए उच्च अधिकारी का दायित्व अंतिम होना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर अथॉरिटी फॉर द एक्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट इज एब्सोल्यूट, यानी कि इसमें अधिकार और दायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है, परंतु जो अंतिम दायित्व अधीनस्थों के अधिकारियों का होना चाहिए वो फिक्स रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत, इसको इन्वेंट किसने किया है, प्रतिपादन किसने किया है, टेलर ने। फिर है इस सिद्धांत के अनुसार दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार दिए जाने चाहिए तथा अपवादपूर्ण या महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करने के लिए निर्णय के कार्य उच्च अधिकारियों पर छोड़ दिए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट हुआ आपका एकात्मक निर्देश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रत्येक व्यवसायी संस्था को एक ही योजना होनी चाहिए और संगठन के प्रत्येक विभाग को इसी योजना के अनुसार काम करना है। फिर दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अनुरूपता का सिद्धांत, यानी विभिन्न पदाधिकारी के अधिकार एक दूसरे से न टकराए। समान दायित्व वाले अधिकार के अधिकार भी समान होने चाहिए। अनुरूपता होने से ही कार्यों का निष्पादन, परफॉर्मेंस हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है। फिर दे रखा है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी के सरलता का सिद्धांत, कि संगठन का ढांचा सरल हो ताकि प्रत्येक कार्य के निष्पादन में कम से कम समय और खर्च लगे। सरलता के अभाव में संदेशों के आदान प्रदान में भी कई कठिनाई सामने आ सकती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। संगठन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार अगर आपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया है तो उसमें बाद में कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस, समुचितता का सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय और भौतिक संगठन उपक्रम के उद्देश्य, साधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। यानी हमारे पास ह्यूमन और फिजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी रिसोर्सेज है, वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एंड लास्ट वन है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन का सिद्धांत। संगठन की संरचना लचीली होनी चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसे बदला जा सके और संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के। आइए अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले प्रोसेस में हम स्टार्ट करते हैं
कि स्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, कि हमको क्या करना है, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना है सबसे पहले, कि कैसे उद्देश्य होने चाहिए। फिर है बाद में सेकेंड है ब्रेकिंग डाउन द एक्टिविटीज़, कार्यों का विभिन्न विभागों में विभाजित करना है, कि हम एक लिस्ट बना लेंगे कि हम इस तरह से, जैसे हमने लिस्ट बनाई कि ये काम, पहला एक काम करने के बाद हम दूसरा काम करेंगे, इस तरह से हम विभाजन करके उन अलग अलग पर्सन को बांट देंगे ताकि वो इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकें। थर्ड है आपका, फर्स्ट था ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, फिर उसके बाद कि हमको कार्यों को विभाजित करना है, उसके बाद ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, क्रियाओं का समूहीकरण करना है। एक बड़े कार्य को कई छोटे छोटे भाग में बांट देने के बाद समान जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कंपनी में एक एग्जांपल है, जैसे कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज का हो गया, सेल्स का हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट भी उसमें अलग अलग होते हैं। फिर तो हर किसी की जो सेम एक्टिविटी है, जैसे मार्केट से कुछ परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जिस डिपार्टमेंट को भी परचेज के लिए जो सामान चाहिए खरीदने के लिए, तो वो ला सकता है वहाँ से। फिर है आपका डिफाइनिंग द ड्यूटीज़, के कर्तव्यों की व्याख्या करना है। उसके बाद असाइनिंग वर्क टू सूटेबल पर्सनल, योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना है कि जिस प्रकृति को निश्चित हो जाए। उसके बाद कर्तव्यों की व्याख्या करनी है और योग्य व्यक्ति के अनुसार उनको कार्य पर लगाया जाना है। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फिजिकल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, भौतिक संसाधन एवं वातावरण उपलब्ध करवाना, कि भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है निष्पादन करने के लिए, बल्कि अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ के फिजिकल रिसोर्सेज से हम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, हमको बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा तभी जाकर हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, कि केवल कार्य सौंप देने से ही काम पूरे नहीं होते हैं, उनको उन कार्यों से रिलेटेड हमको क्या करना है, अथॉरिटी भी देनी है। एंड लास्ट है आपका प्रोसेस का स्टेप में कि डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, आपसी संबंधों का निर्धारण करना है कि कौन व्यक्ति किस बंदे के अंडर में काम करेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आइडल ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है ये आइडल ऑर्गेनाइजेशन? आइडल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सर्वोत्तम, ऐसा मतलब आइडल ऑर्गेनाइजेशन जो सामान्य व्यक्तियों को असामान्य करने में सहायता करता है। मतलब कि जो हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, पर परफेक्ट बनने की होप तो हम लगा सकते हैं ना, हम उसको परफेक्ट बनाने की ट्राई तो कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है आइडल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम अपने जो हमारे से सामान्य जो व्यक्तियों को असामान्य करने में सहायता देता है, वो होता है हमारा आइडल ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं आइडल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एसेंशियल्स दे रखे हैं। सबसे पहला इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप, फिर है साउंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फिर दे रखा है आपका साउंड फंक्शनल रिलेशनशिप, फिर है स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, फिर दे रखा है ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस, संगठनात्मक संतुलन होना चाहिए, फिर दे रखा है मॉरल यानी मनोबल होना चाहिए, मनोबल हमेशा मेंबर्स का अप होना चाहिए, फिर दे रखा है साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सुदृढ़ संचार व्यवस्था होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, रीजनेबल स्पान ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, फिर निर्णय एवं क्रियान्वयन बिंदुओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन, फिर निर्णयकर्ता और क्रियान्वयनकर्ता में दूरी का स्पष्टीकरण होना चाहिए, कि क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकर एंड एक्शन टेकर, एंड लास्ट है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, कार्यों का समूहीकरण होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी देख लेते हैं। क्या होता है थ्योरी? विचारधारा से तात्पर्य उन अवधारणाओं एवं सिद्धांतों से हैं जिनके आधार पर संगठन की संरचना, कार्यप्रणाली, निष्पादन क्षमता का तथा उनमें कार्यरत व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी थ्योरीज थी वो सभी अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे मेनली 5 थ्योरीज है। सबसे पहली है क्लासिकल थ्योरी, फिर है नियो क्लासिकल, फिर है कंपैरेटिव थ्योरी, फिर है मॉडर्न थ्योरी एंड अदर्स। अदर्स में फिर 3 है, बायोलॉजिकल, फ्यूजन और डिसीजन मेकिंग। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थ्योरी से।
क्लासिकल थ्योरी का जन्म तभी हो चुका था जब एडम स्मिथ ने लेबर डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रिंसिपल दिया था ना, तभी ये क्लासिकल थ्योरी बनकर तैयार थी। क्लासिकल थ्योरी का ये मतलब था कि कार्यों को इस प्रकार से संगठन किया जाए जिससे इजीली हम क्या कर सके, संस्था के ऑब्जेक्टिव गेन कर सके। अब देखो इसके कुछ लक्षण हैं। क्या होता है लक्षण? कि ये श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, ये औपचारिक संगठन पर ही ध्यान देती है, फिर है विचारधारा उद्देश्य और कार्यों पर आधारित है, फिर है कि विवेक पर विश्वास रखती है, ये विचारधारा प्रयासों के समन्वय पर आधारित है। इसकी मान्यता है कि मनुष्य समान होते हैं और कम परिवर्तनशील होते हैं, उत्तरदायित्व पर विशेष जोर देती है। अब देखो इसके साथ साथ ही इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी दे रखे हैं, जैसे जिस इस थ्योरी के साथ साथ जो बने थे, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, एक्सेप्शन, फिर है स्केलर चेन, फिर है प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस तरह से अब देखो इसकी क्रिटिसाइज भी की गई, इसको, इस थ्योरी को। क्या थे क्रिटिसिज्म? हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि ये बहुत ज़्यादा कट्टर थी, ये अपने विचारों पर अधिकार नहीं करने देती थी, ये मानवीय तत्वों पर ध्यान नहीं देती थी, ये विचारधारा केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर बल देती थी, तो इसीलिए इस विचारधारा को कम यूज़ किया गया। अब आगे देखते हैं न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल का मतलब है कि कुछ क्लासिकल थ्योरी के कुछ डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए इस न्यू क्लासिकल को बनाया गया। इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल और ट्रस्टेबल थ्योरी के नाम से भी जाना जा सकता है इसको लेबर डिवीजन से हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन तक इसका एक पार्ट बना है। जैसे पहले थ्योरी में था लेबर डिवीजन, अब है इस न्यू क्लासिकल में स्पेशलाइजेशन का। अब फिर इसके बाद कौन सी थ्योरी है? इसके बाद है द कंपैरेटिव थ्योरी। कंपैरेटिव थ्योरी में का विकास प्रोफेसर अर्नेस्ट डेल ने किया था। ये एक ऐसी विचारधारा है जो विभिन्न संगठनों में पाई जाने वाली आधारभूत समानताओं को ध्यान में रखती है तथा विभिन्न संगठनों में पाई जाने वाली समानताओं का विश्लेषण करके भविष्य की उन बातों को समान प्रकार से संगठनों में लागू करने का प्रयास करती है। फिर नेक्स्ट है आपकी मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी का मतलब है का मीनिंग देख लेते हैं। संगठन की आधुनिक विचारधारा का विकास नूतन है। इस विचारधारा का विकास 1950 के बाद हुआ था। इसमें जो ऑथर थे उनका ये मानना था कि संपूर्ण संगठन को एक पद्धति समझा जाए जो व्यक्तियों के औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों और विभिन्न स्थितियों और भूमिकाओं भौतिक वितरण से बना हुआ है। इस विचारधारा ने ही पद्धति के महत्वपूर्ण भागों और उनके आपसी संबंधों, उनके निश्चित लक्ष्यों, संदेशवाहन प्रक्रिया आदि पर विशेष महत्व माना जाता है। इसके कुछ लक्षण दे रखे हैं कि हम इसको ओपन सिस्टम मानते हैं, ये डिसिप्लिन मेथड्स पर डिपेंड करती है, इसमें मैक्रो माइक्रो दोनों को ध्यान में रखती है ये। फिर भी इसके कुछ इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। देख लेते हैं क्या क्रिटिसिज्म है इसकी। इसको निश्चित इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल को इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसमें कोई प्रिंसिपल में इनोवेशन नहीं है। ये रिलेशनशिप को क्रिएट करने में कैपेबल नहीं है और इसमें जो भी एक्सपीरियंस होता है वो पास्ट के बेस पर ही होता है। ये थी हमारी 4 थ्योरीज। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अदर थ्योरीज। अदर थ्योरीज में 3 थ्योरी है, बायोलॉजिकल, फ्यूजन और डिसीजन मेकिंग। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि जिस प्रकार प्राणियों के विभिन्न भाग विकास और परिवर्तन के अनुसार अपने आप परिवर्तित होते हैं, ठीक उसी प्रकार संगठन में विभिन्न भाग भी विकास और परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। जो जो एक संगठन बड़ा होता है त्यों त्यों संगठन के बाहर और अंदर लोगों के बीच में विधि पनपने लगती है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आपकी फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी, यानी कि बक्के और ऑर्गेग्रिस ने इस
फ्यूज़न थ्योरी को बनाया है। इस थ्योरी का ये कहना है, मानना है कि व्यक्ति और संगठन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन का प्रयोग करना चाहता है और संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन का प्रयोग करता है तो उसे पर्सनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और जब व्यक्ति का प्रयोग संगठन अपने उद्देश्यों के लिए करता है तो उसको सोशलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाओं में अगर कोऑर्डिनेशन यानी कि पर्सनलाइजिंग और सोशलाइजिंग प्रोसेस दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन बैठता है तो वो हमारी होगी फ्यूजन प्रोसेस। अब लास्ट है डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग का विकास का जो क्रेडिट है वो हर्बर्ट साइमन को जाता है। साइमन का ये मानना था कि निर्णय करने वाले व्यक्तियों को आपसी संबंधों का नाम ही संगठन है। साइमन ने इस विचारधारा में ये स्पष्ट किया है कि संगठन निर्णय बिंदु तथा संदेश वाहन प्रक्रिया को निश्चित करता है। यह विचारधाराओं की भांति इस विचारधारा में भी कुछ कमियां हैं और स्पष्टीकरण करना संभव नहीं है। अब हमने 5 थ्योरी पढ़ ली है। 5 थ्योरी के साथ साथ हम इनको एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, जैसे क्लासिकल नियो क्लासिकल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, नियो क्लासिकल और कंपैरेटिव के बीच में बता सकते हैं, कंपैरेटिव मॉडर्न के बीच में बता सकते हैं। ये पांचों थ्योरी के एक दूसरे के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।